नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल हरी एग्जाम पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं सौर मंडल की। तो सौर मंडल के बारे में हम आज सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, हम आपके लिए इसी प्रकार के स्टडी संबंधित मटेरियल लाते रहते हैं। तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जैसे ही आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का बेल आइकन का बटन होगा। उसे प्रेस करने से हमारे जितने भी वीडियो है जैसे ही अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप उसका आनंद ले सकेंगे। तो मित्रों, आपसे हम एक विनती करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अपने यार मित्रों की भी सहायता हो सके। मित्रों, इसको फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है इत्यादि पर आप शेयर कीजिए। तो मित्रों, आइए हम बिना देरी के आगे बढ़ते हैं, सौर मंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सौर प्रणाली की जो खोज करता है, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे। तो सौर प्रणाली के खोजकर्ता थे कोपरनिकस। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे? कोपरनिकस। इनके बारे में हम जानते हैं। मित्रों, हम इसके बारे में जानने के बाद हम देखते हैं सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। और इसको आप याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे। तो कोपरनिकस थे मित्रों। और इसके बाद में आपको याद रखना है सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है मित्रों। और 8 से पहले सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 9 थी मित्रों। तो प्लूटो नामक, यानी कि ये प्लेटो नामक एक उपग्रह था, एक ग्रह था। इसको उपग्रह की श्रेणी में रखा गया है मित्रों। ये क्या है? हमारे सौर मंडल के जो ग्रह है उनके नियमों का खंडन करता था। इसीलिए अब सौर मंडल में जो ग्रहों की संख्या है 9 से घट करके 8 हो गई है, अर्थात उसे उपग्रह की श्रेणी में रखा गया है, बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है उसको। आगे हम देखते हैं ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन थे। तो ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक थे मित्रों केपलर। आपको ग्रहों की गति के नियम के बारे में पूछा जाए तो आपको केपलर को याद रखना है। और सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह हो जाएगा मित्रों बृहस्पति। याद रखना है आपको, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारे सौर मंडल में? बृहस्पति। आगे हम देखते हैं सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह वही होगा जो सौर मंडल यानी कि सूर्य का सबसे नज़दीक होगा। तो यह हो जाएगा मित्रों बुध। इसको अंग्रेजी में मरकरी भी कहा जाता है मित्रों। क्या है इसका नाम? बुध। यानी कि यह सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य के सबसे नज़दीक भी है और इसका नाम बुध या मरकरी है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह भी कौन सा है मित्रों? मैंने बताया था अभी, बुध हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य और पृथ्वी से सबसे अधिक जो ग्रह हो जाएगा दूर में, वह हो जाएगा वरुण हो जाएगा मित्रों। कौन सा है? वरुण। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है मित्रों? तो सबसे निकट ग्रह हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। कौन सा? शुक्र। शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं मित्रों, आगे हम देखते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला, तो पृथ्वी की त्रिज्या को मापने वाला जो वैज्ञानिक था वह है इरेटोस्थेनीज। और मित्रों इरेटोस्थेनीज को भूगोल के पितामह की भी संज्ञा दी जाती है। इरेटोस्थेनीज को भूगोल के पिता की भी संज्ञा दी जाती है, अर्थात भूगोल इन्होंने मतलब ज्योग्राफी का शब्द दिया था। ज्योग्राफी शब्द की जो मतलब अवधारणा दी थी यह इरेटोस्थेनीज ने दी थी। और पृथ्वी की जो त्रिज्या मापने वाला जो वैज्ञानिक है वो आ जाएगा इरेटोस्थेनीज। आगे हम देखते हैं पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन से हो जाएंगे? तो पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हो जाएगा शुक्र एवं मंगल हो जाएगा मित्रों। पृथ्वी और मंगल हो जाएगा। पृथ्वी के जो पड़ोसी ग्रह हैं हो जाएगा शुक्र और मंगल। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो है चंद्रमा। और यह इसको यानी कि जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। अर्थात जीवाश्म ग्रह क्यों है? क्योंकि इसको पृथ्वी का ही भाग माना जाता है। जैसे कि आपने प्रशांत महासागर का नाम सुना होगा। ये प्रशांत महासागर है जहाँ पर जो गर्त है बड़ा, यानी कि सबसे गहरा कौन सा है? सबसे गहरा महासागर है कौन सा है? प्रशांत महासागर। जो प्रशांत महासागर का जो गर्त बना हुआ है, ऐसा माना जाता है कि यह पृथ्वी का ही एक टुकड़ा था जो टूटकर अंतरिक्ष में गिर गया और वह आज चंद्रमा के नाम से जाना जाता है। तो इनकी पृथ्वी में भी जीवाश्म यानी कि नीचे दबे जो जीवाश्म होते हैं उनके अंश पाए जाते हैं। इसी प्रकार से यह पृथ्वी का हिस्सा होने के कारण इसमें भी जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा हो जाएगा। तो पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य हो जाएगा।
मित्रों ये जो सूर्य है एक प्रकार से यह पृथ्वी का निकटतम तारा है और इस प्रकार से हमारे ब्रह्मांड में सूर्य से बड़े कई प्रकार के तारे हैं। आगे हम देखते हैं सूर्य का निकटतम तारा, यानी कि सूर्य का जो निकटतम तारा है इसको प्रोक्सिमा सेंचुरी कहा जाता है। सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी कहा जाता है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र को कहा जाता है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह, तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है? वरुण को कहा जाता है, वरुण को कहा जाता है। तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह हो जाएगा वरुण। आगे हम देखते हैं सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह वही होगा जो हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। तो इनकी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और इसके भी इनकी सबसे अधिक उपग्रह है और ये कितने हैं मित्रों? 67 इनकी 67 उपग्रह है। आगे हम देखते हैं बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो इनकी जिसके एक भी उपग्रह नहीं है वह ग्रह कौन से हैं? तो इस प्रकार के 2 ग्रह है मित्रों, बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। आपको याद रखना है बुध और शुक्र के एक भी ग्रह नहीं है। लाल तथा हरा ग्रह, तो लाल तथा हरा ग्रह किसको कहा जाता है मित्रों? तो लाल ग्रह तो कहा जाता है मित्रों मंगल को कहा जाता है और हरा ग्रह कहा जाता है वरुण को कहा जाता है। किसको? वरुण को। आपको याद रखना है कि लाल ग्रह तो मंगल को कहा जाता है और हरा ग्रह कहा जाता है वरुण को कहा जाता है। पीला तथा नीला ग्रह, तो मित्रों पीला ग्रह तो कहा जाता है बृहस्पति को और नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, क्योंकि पृथ्वी में क्या है? पानी की अधिकता है। तो पानी की अधिकता, तो अंतरिक्ष में देखने पर क्या है? यह नीला दिखाई देता है, पानी ऊपर से नीला दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी पे क्या है? पानी की अधिकता है, जल की अधिकता है और यहाँ जल की अधिकता होने के कारण ही पृथ्वी नीला दिखाई देता है। तो आपको यह भी याद रखना है। हम बात करते हैं लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? तो लेटा हुआ ग्रह कौन सा हो जाएगा मित्रों? अरुण या यूरेनस। अरुण या यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। मित्रों आगे हम देखते हैं कि सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह हो जाएगा मित्रों अरुण, इसको यूरेनस कहा जाता है। तो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह हो जाएगा, इनकी सर्वाधिक जो ज़्यादा गैसें पाई जाती हैं इसके आसपास, यह अरुण हो जाएगा। हम बात करते हैं सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, तो सबसे कम घनत्व अर्थात जिसमें सबसे कम वजन है, इनकी उसमें घनत्व कम पाया जाता है, वह कौन सा हो जाएगा? तो मित्रों यह शनि हो जाएगा। इनकी शनि का घनत्व सबसे कम है। और पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है? तो मित्रों जो होता है शुक्र, इसको चमकीला ग्रह भी कहा जाता है और यह पृथ्वी की बहन कहलाता है, इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। भोर या सांझ का तारा शुक्र को ही कहा जाता है, इसको इंग्लिश में वीनस नाम दिया जाता है। तो भोर या सांझ का तारा शुक्र है। यानी इसको भोर या सांझ का तारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मित्रों सर्वाधिक चमकीला ग्रह होने के कारण यह जैसे कि भोर या सांझ के तारे के रूप में दिखाई देता है। आगे हम बात करते हैं सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा मित्रों ये हो जाएगा गैनीमेड। कौन सा हो जाएगा? गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा। तो सबसे बड़ा उपग्रह वही होगा जो सबसे बड़ा ग्रह होगा। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और इसका ही उपग्रह कौन सा हो जाएगा? गैनीमेड इनकी यह बृहस्पति का उपग्रह है। गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है। हम बात करते हैं सबसे छोटा उपग्रह, तो सबसे छोटा उपग्रह हो जाएगा मित्रों डिमोस। कौन सा है? डिमोस। सबसे छोटा उपग्रह हो जाएगा मित्रों डिमोस। आपको यह याद रखना है कि डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है। आगे हम देखते हैं फेबोस। तो मित्रों ये फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है, ये मंगल के उपग्रह है। कौन से? मंगल के उपग्रह है मित्रों। फोबोस या डिमोस के कौन से ग्रह के उपग्रह हैं मित्रों? ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह की बात की जाए तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा मित्रों टाइटन। कौन सा? टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन हो जाएगा। आपको टाइटन शब्द याद रखना है, शनि के साथ में जोड़ना है इसको कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो यह टाइटन हो जाएगा। हम वलय या छल्ला युक्त ग्रह, तो वलय छल्ला युक्त ग्रह की बात करते हैं। तो मित्रों वलय या छल्ला युक्त ग्रह की बात करें तो यह शनि है और इसकी संख्या 7 है। संख्या कितनी है? 7। मित्रों इसमें क्या है? 7 वलय, यानी 7 वलय पाई जाती है इसमें। अर्थात जैसे कि ये हम बात करते हैं जैसे कि क्या है, यह शनि है, इस प्रकार का ग्रह मान लीजिए यह शनि है। और इनकी बात करने के बाद में जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें क्या है 7 प्रकार के वलय पाए जाते हैं। इस प्रकार के 7 प्रकार के
वलय पाए जाते हैं। तो मित्रों, ये 7 प्रकार के वलय पाए जाने के कारण ही यह क्या है, वलय ग्रह युक्त यानी कि वलय या छल्ला युक्त ग्रह है। तो ये कौन सा हो जाएगा, शनि हो जाएगा मित्रों, शनि ग्रह यानी कि छल्ला युक्त ग्रह हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि शनि के जो रिंग्स है, शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन है। हमने बात करी ना, वो उन्हीं वलय को रिंग्स कहा जाता है। तो मित्रों यानी कि ये जो शनि एकमात्र ग्रह है जिसके यानी कि रिंग पाया जाता है, यानी कि वलय पाया जाता है, इसके जो चारों ओर क्या है, रिंग है, रिंग। तो हम रिंग की बात करें यानी कि ये जो शनि के रिंग्स हैं, इनकी खोज किसने की थी, तो इनकी खोज गैलीलियो ने की थी। और मित्रों, ये गैलीलियो ने यानी कि किसकी, दूरबीन के भी आविष्कार किया था, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। तो शनि के रिंग्स की खोजकर्ता की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, गैलीलियो हो जाएगा। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से, सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा मित्रों, तो सबसे तेज गति से तो बृहस्पति क्या परिभ्रमण करता है, और सबसे कम यानी कि धीमी गति से कौन करता है, शुक्र है। अर्थात सबसे अधिक तेज गति से जो परिभ्रमण करता है ये तो बृहस्पति हो जाएगा, और सबसे कम यानी कि धीमी गति से जो गति करता है ये शुक्र हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं पृथ्वी के विपरीत दिशा। पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी कि पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा। मित्रों, जो पृथ्वी के जो चक्कर लगाते हैं, जो ग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, यह सभी ग्रह क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं और यह विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। तो ये कौन से हो जाएंगे, शुक्र और अरुण, यानी कि शुक्र और अरुण पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह ये कौन सा हो जाएगा, मतलब सर्वाधिक चमकीला तारा की बात कही है, ग्रह की बात नहीं की। सर्वाधिक चमकीला ग्रह तो हो जाएगा शुक्र हो जाएगा, लेकिन यहाँ सर्वाधिक चमकीला तारा की बात की जाए तो ये साइरस हो जाएगा। इसको डॉग स्टार भी कहा जाता है मित्रों, डॉग स्टार भी कहा जाता है। सर्वाधिक चमकीला तारा की बात की जाए तो ये हो जाएगा साइरस। आगे हम देखते हैं तो पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय, यानी कि जो पृथ्वी से सबसे निकट तारा है, यानी कि पृथ्वी से सबसे निकट जो तारा है उसका प्रकाश पृथ्वी में पहुंचने में कितना समय लगता है। तो मित्रों, इसका जो समय यानी कि पहुंचने में लगा समय हो जाएगा ये 4.2 वर्ष हो जाएगा, 4.2 वर्ष हो जाएगा। सूर्य के केंद्र का तापमान, यानी कि सूर्य के केंद्र के तापमान की बात करें तो मित्रों ये हो जाएगा 15 MC हो जाएगा, 15 MC हो जाएगा मित्रों। सूर्य की सतह का तापमान हो जाएगा, तो सूर्य की सतह का तापमान हो जाएगा मित्रों 6000 सेल्सियस हो जाएगा। कितना, 6000 सेल्सियस हो जाएगा। हम बात करते हैं सूर्य के बाह्यतम परत। सूर्य की जो बाह्यतम परत है इसकी बात करें तो ये किरीट हो जाएगा, किरीट, यानी कि इसको कोरोना भी कहा जाता है। सूर्य की बाह्यतम परत है, सूर्य की बाह्यतम परत है, इसको क्या कहा जाता है, सूर्य की बाह्यतम परत को किरीट या कोरोना भी कहा जाता है मित्रों, कोरोना। और सूर्य का दीप्तिमान सप्ताह, यानी कि जो सूर्य की जो यानी कि दीप्ति यानी कि जो दीपक के समान जला, यानी कि जो प्रकाशित मान जो सतह है इसको क्या कहा जाता है, इसको प्रकाश मंडल कहा जाता है। यानी कि सूर्य की दीप्तिमान जो सतह है इसको प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य का संगठन, यानी कि सूर्य का संगठन कौन कौन सी गैसों से होता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से इनका संगठन होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत की बात करें तो ये नाभिकीय संलयन से इसको ऊर्जा मिलती है। यानी कि सूर्य को कहाँ से ऊर्जा मिलती है, यानी कि नाभिकीय संलयन से इसको ऊर्जा मिलती है। आगे हम देखते हैं सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगा समय, यानी कि सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को जो यहाँ पे पृथ्वी में पहुँचने का जो समय है ये हो जाएगा मित्रों, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश पहुँचता है यह 8.3 मिनट में, यानी कि 8.3 मिनट में अर्थात 500 सेकंड में यहाँ पर पहुँचता है। और यदि चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का प्रकाश 1.3 सेकंड में, 1.3 सेकंड में, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक स्थित है इसलिए 1.3 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश पहुँच जाता है। और सूर्य की बात करें तो सूर्य का प्रकाश 8.3 मिनट में पृथ्वी पर पहुँचता है। आगे हम बात करते हैं भू स्थिर उपग्रहों की। तो भू स्थिर उपग्रह कौन से हैं, तो भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई की बात करें तो भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई है हो जाएगी मित्रों 36,000 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 36,000 किलोमीटर। आगे हम बात करते हैं शुद्र ग्रह स्थित है।
तो शुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच में शुद्र ग्रह स्थित है। मित्रों आपको याद रखना है कि शुद्र ग्रह कहाँ पर स्थित है, तो शुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। सबसे बड़ा शुद्र ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा शुद्र ग्रह हो जाएगा मित्रों सेरेस। सेरेस मित्रों यह सबसे बड़ा शुद्र ग्रह हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, तो मित्रों चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, तो लगभग यह 27 दिन और 8 घंटे में यह परिक्रमा करता है। 27 दिन और 8 घंटे में कितना एक परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में यह परिक्रमा करता है। और मित्रों पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय, यानी कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय हो जाएगा मित्रों 365 दिन और 6 घंटा। कितना 365 दिन और 6 घंटा हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं सी ऑफ ट्रोक्विलिटी स्थित है, तो सी ऑफ ट्रोक्विलिटी स्थित है, तो मित्रों ये चंद्रमा पर स्थित है। क्या है, चंद्रमा पर स्थित है ट्रोक्विलिटी। तो ट्रोक्विलिटी कहाँ पर स्थित है, तो ट्रोक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। तो इस प्रकार से मित्रों हमने ये सौर मंडल के बारे में जाना। तो सौर मंडल के बारे में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की। तो मित्रों आपके लिए इसी प्रकार के हम वीडियो लाते रहेंगे, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। अभी तक के लिए आप दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।